हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का ये प्रथम प्रश्न पत्र है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर, जो छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो वीडियो को वो अंत तक देखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी के साथ साथ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सेलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मेरा पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का ये पहला चैप्टर है। जैसा कि हमने सिलेबस में बताया था कि सोशियोलॉजी में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ समाजशास्त्र का परिचय पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ओके, तो आपने हमारा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस हमने बेकायदे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। ओके, तो वो सिलेबस आप लोग समझ लीजिएगा। ये मेरा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। क्या है? समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा वीडियो को पूरा देखेंगे तो। ओके दोस्तों, इसमें लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और बहुविकल्पी, जिन्हें ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, उन क्वेश्चनों को रखा गया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इसमें रखा है। तो इधर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। वो लघुत्तरी भी पूछे जा सकते हैं और दीर्घोत्तरी भी पूछे जा सकते हैं। तो हम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को कंसंट्रेशन होकर, बिल्कुल शांत होकर वीडियो को पूरा देखिए। पहला है, जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, समाजशास्त्र की उपयोगिता अथवा महत्व पर प्रकाश डालिए। और तीसरा है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और चौथा नंबर है, समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास क्रम को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ओके, और पांचवा है, भारत में समाजशास्त्र के विकास पर टिप्पणी कीजिए। इसमें 5 प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है। इस चैप्टर से सिर्फ 5 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन 5 में से 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी में, और इसमें से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव हल कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा एवं उसका महत्व। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस तथा ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से मिलकर बना है। यानी जो सोशियोलॉजी है वो 2 भाषाओं के योग से बना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, ये 2 भाषाओं के योग से बना है। किसके किसके? एक तो लैटिन भाषा हो गया और दूसरा ग्रीक भाषा हो गया। लैटिन भाषा क्या है? सोशियस, और ग्रीक भाषा क्या है? लोगोस। यानी 2 भाषाओं के योग से मिलकर सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। अब सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन या विज्ञान। तो अतः हम इसको कह सकते हैं, यानी समाजशास्त्र का अर्थ निकाले हम तो ये हो गया क्या? समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का अर्थ क्या हो गया? समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी शब्द, जैसा कि हमने बताया कि ऊपर 2 विभिन्न भाषाओं से मिलकर के बना है, यानी 2 भाषाओं के योग से बना है। कौन कौन से? एक तो हो गया लैटिन भाषा और दूसरा हो गया ग्रीक भाषा। ध्यान रखना, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोशियोलॉजी किन 2 भाषाओं के योग से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे आप लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी क्वेश्चन लिखते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं और आपको नंबर भी बेहतर मिल पाएंगे। ओके, तो सोशियोलॉजी शब्द 2 भाषाओं से योग से बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने आरंभ में इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था, उसमें आपत्ति जनाई थी, उसका विरोध किया था। लेकिन यहाँ तक बीर स्ट्रीट एक समाजशास्त्री थे, बीर स्ट्रीट, इनका नाम याद रखिएगा आप। इन्होंने तो इस सोशियोलॉजी शब्द को यहाँ तक कह दिया कि ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है। क्या बताया? कि ये 2 भाषाओं की अवैध संतान है। 19वीं सदी के विचारक जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी का प्रयोग करना चाहते थे, है ना? सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी का प्रयोग करना चाहते थे। इन्होंने प्रस्ताव रखा इसका कि सोशियोलॉजी के शब्द के स्थान पर इथोलॉजी रखा जाए, लेकिन ये शब्द
सही नहीं बैठा, वंचित कर दिया गया है। घोतक होने के साथ साथ ये एक ग्रीक भाषा का शब्द था, ये केवल एक ग्रीक भाषा का शब्द था ओनली, न कि इसमें लैटिन भाषा नहीं था, तो इसलिए ये शब्द इथोलॉजी नहीं रखा गया। फिर समाज शास्त्र का क्या रखा गया, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गई बात समझ में कि सोशियोलॉजी दो भाषाओं के योग से बना है। कौन कौन से, एक लैटिन भाषा हो गया, दूसरा ग्रीक भाषा हो गया। जॉन स्टुअर्ट कहते हैं कि सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी का प्रयोग किया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो शाब्दिक दृष्टि से हमने समाजशास्त्र का अर्थ समझा कि ये एक समाज का विज्ञान हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग परिभाषिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समझेंगे। अभी हम लोग शाब्दिक दृष्टि से समझें, यानी शब्दों के माध्यम से समझें। अब परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया। इन परिभाषाओं में विविधता एवं मतभेद के दर्शन होते हैं। इनके दो प्रमुख कारण हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा, समाजशास्त्र हो या पॉलिटिकल हो या इतिहास हो, कोई भी परिभाषा दी जाती है तो उन्होंने बहुत सारे जो समाजशास्त्री होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो अपना अपना उस टॉपिक पर अलग अलग मत देते हैं। तो उसी तरह सोशियोलॉजी में भी है कि सबका परिभाषिक दृष्टि से परिभाषा अलग अलग है, सबका अपना मत अलग अलग है कि क्या हो सकता है सोशियोलॉजी की परिभाषा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि परिभाषिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। ओके, पहला पॉइंट है हमारा, समाजशास्त्र का विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। समाजशास्त्र का विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि इसकी परिभाषाओं में छोटे मोटे परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अध्ययन व अनुसंधान के द्वारा समाजशास्त्र नित नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो समाज का है, या समाज का विकास होगा तभी समाजशास्त्र का विकास होगा, या समाजशास्त्र का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कहा जाता है कि समाजशास्त्र का विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि इसमें छोटे मोटे परिवर्तन होना तो स्वाभाविक ही है। ठीक है, इसलिए इसके नए नए परिभाषा बनते हैं और अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा समाजशास्त्र नित नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, यानी अग्रसर की ओर हमेशा बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक परिभाषा का एक निश्चित आधार है। कोई भी डिफिनेशन होगी सोशियोलॉजी की कि उसका एक निश्चित बेस है। आधार का निर्धारण परिभाषाकार की ओर समाजशास्त्र की विषय वस्तु व क्षेत्र के विषय में धारणा से होता है। यानी परिभाषाकार जो समाजशास्त्र की परिभाषा देते हैं, उनका विषय वस्तु और क्षेत्र से संबंधित सोच विचार करके एक परिभाषा दे देते हैं। इस तरह परिभाषाओं में विविधता अवश्य है, किंतु समाजशास्त्री की प्रगति एक ही दिशा में हुई है। यहाँ तक देखा गया कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं में विविधता जरूर है, पर इसकी जो विकास की दिशा है, तीव्र गति की दिशा है, वो हमेशा एक ही दिशा में हुई है, अग्रसर की ओर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाज परिभाषिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ, ये अलग उत्तरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा, समाज का विज्ञान। क्या? समाज का विज्ञान। जिन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, उनमें वार्ड, गिडिंस, गिलिन आदि प्रमुख हैं। समाज का विज्ञान जिन समाजशास्त्रियों ने कहा, उनमें कौन कौन से हैं? वार्ड, गिडिंस, गिलिन। इनमें वार्ड की जो परिभाषा है वो बिल्कुल संक्षिप्त है, यानी शॉर्टकट में है। उनके अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओके, बाकी गिडिंस और गिलिन की जो परिभाषाएं हैं वो थोड़ा लॉन्ग है, बट वार्ड की जो परिभाषा है समाजशास्त्र की, समाज का विज्ञान, वो बिल्कुल छोटा है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, सामाजिक संबंधों का विज्ञान। क्या है? सामाजिक संबंधों का विज्ञान। समाजशास्त्र की इस प्रकार की परिभाषाएं अधिक लोकप्रिय हैं। इन परिभाषाकारों में प्रमुख मैकाइवर तथा पेज, टी एबिल, ग्रीन आदि। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ओके, तो क्या कहा गया कि देखिए, जो जिन्होंने सामाजिक संबंधों को विज्ञान कहा, उनमें सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? मैकाइवर तथा पेज की, है ना। इन्होंने क्या कहा समाजशास्त्र को कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ओके,
वास्तव में समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में ही है। ओके, अगला पॉइंट आता है तीसरा नंबर, सामाजिक व्यवहार एवं क्रियाओं का विज्ञान। क्या है? सामाजिक व्यवहार एवं क्रियाओं का विज्ञान। आधुनिक समय में समाजशास्त्री व्यवहार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं। वर्तमान समय में या आधुनिक समय में समाजशास्त्री व्यवहार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं। इस प्रकार की परिभाषाओं को देने वाले प्रमुख विद्वान थे वेबर, पार्सन्स, किम्बल यंग। ओके, तो ये इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक व्यवहार व क्रियाओं का विज्ञान है। दोस्तों, जितने भी हमने समाजशास्त्रियों के नाम बताए हैं, जैसे वार्ड, गिलिन, है ना, मैकाइवर, पेज, टी एविल ग्रीन या पार्सन्स, किम्बल, वेबर, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा याद रखिएगा। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय में क्या कहा, इसको समझना है आपको, ताकि आप जब कोई आंसर राइटिंग करेंगे अपने एग्जाम में तो इनको जरूर लिखिएगा कि इनके अनुसार, वेबर के अनुसार, पार्सन्स के अनुसार, किम्बल यंग के अनुसार। तो आपका जो राइटिंग लिखने का तरीका होगा, मोटी हेडिंग में इसको दर्शाइएगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ओके, नीचे लिखा है वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध करता है। ओके, किम्बल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार से संबंधित है। ओके, तो इन दोनों ने अपने अलग अलग परिभाषा दी है। ये दोनों समाजशास्त्री हैं, वेबर और किम्बल यंग, जिन्होंने समाजशास्त्र का अपना अलग अलग मत दिया है परिभाषा के अनुसार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान। अनेक विचारकों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान माना है। ओके, यहाँ विज्ञान पूरा हेडिंग होगा। इनमें प्रमुख हैं जैसे सीमेल, क्या हो गया, सीमेल, वानविज, टानिज आदि। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान। जब आपको आंसर राइटिंग करना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो सेम टू सेम ऐसे ही पॉइंट वाइज हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। ठीक है, हेडिंग काले से होगी या स्केच से होगी या ब्लैक पेन से हो, बट हेडिंग थोड़ा मोटी हेडिंग होनी चाहिए और बड़े अक्षरों में। ठीक है, कि एग्जामिनर चेक करते समय समझ पाए कि किसके विषय में कहा जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग समाजशास्त्र का महत्व, समाजशास्त्र का महत्व। ओके, चलिए पढ़ते हैं। समाजशास्त्र नया किंतु अत्यधिक लोकप्रिय विज्ञान है। क्या? समाजशास्त्र नया किंतु अत्यधिक लोकप्रिय विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट तो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानता था, एकमात्र विज्ञान मानता था, अतः सामाजिक विज्ञानों की आधुनिक को अस्वीकार करता था। उसका तर्क यह था कि अन्य विज्ञान सामाजिक घटनाओं व तथ्यों को टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन समग्र रूप में करता है। यही नहीं, समाजशास्त्र उसकी दृष्टि से इसलिए भी अधिक उपयोगी है क्योंकि वह उन आधारभूत नियमों को खोजता है जिन पर कि समस्त सामाजिक विज्ञान आधारित है। समाजशास्त्र के एकमात्र विज्ञान होने की बात अतिरंजित हो सकती है, किंतु समाजशास्त्र की महत्ता को कांट से लेकर सारोकिन व मार्टन तक सभी ने एक स्वर में स्वीकार किया है। समाजशास्त्र की उपयोगिता को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत भी तो समाजशास्त्र के महत्व को कुछ प्रमुख हेडिंग द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। तो उनमें पहला हेडिंग है समाज संबंधी ज्ञान में अभिवृद्धि। ओके, क्या है? समाज संबंधी ज्ञान में अभिवृद्धि, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, याद रखिएगा। तो पढ़ेंगे हम लोग समाजशास्त्री विभिन्न मानव समाजों का तुलनात्मक व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहने का ये अर्थ हुआ कि कोई भी समाजशास्त्री है वो समाज के तुलनात्मक व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, हर क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करता है समाज में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या समाज में उन्नति का क्षेत्र हो, है ना, तो उसको एक व्यवस्थित ढंग से उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। इससे क्या होता है कि हमारा समाज संबंधी ज्ञान निरंतर बढ़ता है। कोई दबका समाज है या कोई ऊपर समाज है, मतलब कोई अग्रसर हो रहा है या कोई नई टेक्निक
जनरेट कर रही है। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में समाज का ज्ञान करना आवश्यक है और हमारा दृष्टिकोण उदार तथा व्यापक है। समाज के अनेक विषयों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चिंतन संभव है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि समाज में हर प्रकार से दृष्टिकोण रखना निरंतर, उसके लिए चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो, उसका चिंतन करना आवश्यक है। ठीक है, तभी ये समाज आगे निरंतर की ओर बढ़ पाएगा। अगला पॉइंट है दूसरा, विशेषीकृत व जटिल समाज की समस्याओं का समाधान। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्राचीन काल में समाज का जीवन सादा और सरल था, उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। ये आपने अपने पुरखों से सुना होगा, आजा बाबा से, कि पहले हम क्या करते थे, तो पहले सब्जी रोटी बना लेते थे, सारा दिन खेत बाड़ी में लगे रहते थे, कोई तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं। ये प्राचीन काल के समाज की एक व्यवस्था है जिसका जीवन सादा एवं सरल होता था। लेकिन किंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आधुनिक समाज को जटिल व विशेषीकृत बना दिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे समाज एक जटिल रूप धारण करता गया, जिनमें बहुत सारी आवश्यकताएं लोगों को एक काफ़ी परिश्रम में बांध दिया है, काफ़ी झंझट में बांध दिया है। जैसे जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी बढ़ती गई, ठीक है, एक जटिल बना दिया है समाज को। यही नहीं, अनेक अभूतपूर्व गंभीर समस्याओं को भी जन्म दे दिया है। आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, और वही आवश्यकताएं गंभीर समस्याओं को भी जन्म दे रही हैं। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है तो कोई फांसी लगा करके मर रहा है, कोई जहर खा कर मर रहा है, या कोई किसी प्रकार से, मतलब कितनी समस्याएं हैं, किसी को क्या हो रही है, किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याएं। जबकि वो पहले जीवन में प्राचीन काल में ऐसी समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती थी। अगला पॉइंट हमारा आता है सामाजिक अनुकूलन में सहायक। सामाजिक अनुकूलन में सहायक, इसके अंतर्गत है कि सामाजिक परिवर्तन सतत होता रहता है, ये संभव है और ये आवश्यकता भी है। सामाजिक परिवर्तन सतत होता है, सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन सतत होता रहता है, इनमें नई नई परिस्थितियों को जन्म मिलता है। समाजशास्त्र से हमें इन तथ्यों का ज्ञान होता है जिनसे इन नई परिस्थितियों, पदों और भूमिकाओं को सफल अनुकूलन में सहायता मिलती है। यह सामाजिक विघटन को कम कर संगठन व प्रगति को बढ़ावा देता है। ठीक है, एक तरह से ये जो टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है, प्रौद्योगिकी विकास तेजी से हो रहा है, ये एक नई नई प्रगति को बढ़ावा भी दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है हेडिंग नंबर 4, सुखी व सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन में सहायक। सामाजिक जीवन के सुख व संगठन का आधार परिवार है। ओके, सामाजिक जीवन के सुख व संगठन का आधार क्या होता है? परिवार, फैमिली। परिवार का सुख व सामंजस्य इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सदस्यों में त्याग, सेवा, सहयोग की भावना कितनी है, उनके विचार व आदर्शों में समानता कितनी है। आवश्यकता है कि पारिवारिक विघटन को रोककर संगठन को बढ़ाया जाए। इनमें समाज शास्त्री महत्वपूर्ण योगदान करता है। ओके, सुखी व सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन में सहायक, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे कि सामाजिक जीवन के सुख का संगठन का आधार क्या होता है? फैमिली। क्या होता है? आपकी फैमिली में कोई भी झंझट है या आपकी फैमिली से नहीं बन रही है तो कोई भी जीवन का सुख आपका सुख नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो सुख का मेन आधार है वो क्या है? परिवार। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब ये निर्भर करता है कि हमारे परिवार के सदस्यों में त्याग, सेवा और सहयोग की भावना कितनी है। अगर त्याग, सेवा और सहयोग की भावना अगर परिवार में बढ़िया है तो हमारा परिवार एक सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, अच्छे से रह सकता है। तो क्या हो गया कि हमारा परिवार ही क्या है? सामाजिक जीवन का सुख यानी आधार, सुख का आधार है। पांचवी हेडिंग है व्यवसायिक उपयोगिता। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र के अध्ययन से अनेक कार्यों को करने की योग्यता बढ़ती है। ओके, अगर हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए हमारा मन उत्साहित होगा कि हम क्या करें। जैसे सामाजिक सेवा कार्य हो गया, सामुदायिक कार्य हो गया,
समाज कल्याण कार्य हो गया, श्रमिक कल्याण हो गया, है ना। तो ये सब कार्य कैसे हम सीख पाएंगे? जब समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। नियोजन आदि में विशेष समाजशास्त्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। रॉबर्ट बीर स्टीड ने कहा, यद्यपि शिक्षा विशेषकर कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सदैव ही समाजशास्त्रियों को आकर्षित करेंगी, फिर भी समाजशास्त्र इतना व्यवहारिक हो चुका है कि उसे शिक्षा संस्था के बाहर प्रयोग किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक समाजशास्त्री थे रॉबर्ट बीर स्टीड। इन्होंने ये कहा कि जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, इसका जो शिक्षा है ये कॉलेज की ओर आकर्षित करेगा। यानी कॉलेज में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसको हम लोग व्यवहारिक जीवन में भी बाहर भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमारा व्यवहार हो गया, एक समाज से ही तो हमको सीखने को मिलता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, लोगों के प्रति एक दूसरे से लगाव कैसा है। तो ये हमको कहाँ से सीखने को मिलेगा? सोशियोलॉजी से, समाज से सीखने को मिलेगा, है ना। तो वही बीर स्ट्रीट कहते हैं कि ये शिक्षा सिर्फ संस्था के अंतर्गत ही नहीं, ये बाहर भी हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए समाजशास्त्र का महत्व। चलिए हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं। दोस्तों अगली हेडिंग है समाजशास्त्र का लंबा अतीत। समाजशास्त्र का लंबा अतीत। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है, किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि समाजशास्त्र का लंबा अतीत किस प्रकार से है। ठीक है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये किसने कहा? अभी हमने बताया। कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग भूल जाते हैं पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक है, तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और इस रूप में यह विज्ञान सामाजिक संबंध, सामाजिक जीवन व सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अति प्राचीन काल से ही ये सब मनुष्य के साथ इस प्रकार संबंध है कि बिना इसके मनुष्य अपने सामाजिक और मानवीय रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य सदैव सामाजिक जीवन के संबंध में सोचता और विचारता रहा और सामाजिक समस्याओं को हल खोजने की चेष्टा करता रहा। ऐसा करते समय वह समाजशास्त्री बन जाता है। जब मनुष्य समाजशास्त्र के जीवन, सामाजिक जीवन या सामाजिक जीवन के संबंध में सोचता विचारता है, तो उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि वो एक क्या बन जाता है? समाजशास्त्री बन जाता है। अतः कहा जाता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानव समाज की उत्पत्ति के साथ हुई है। इस संदर्भ में जिसबर्ट का कहना है, यदि मानव स्वभाव से एक दार्शनिक है, जिसबर्ट एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि यदि मानव स्वभाव से एक दार्शनिक है तो वह संभवतः एक समाजशास्त्री भी होगा। ठीक है, कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी मानव होगा जो एक दार्शनिक होगा, है ना, तो वो क्या होगा? एक समाजशास्त्री भी होगा, क्योंकि जो दार्शनिक होता है वो बहुत सारे चीजों को अध्ययन करता है भ्रमण करके, तो वास्तव में वो एक समाजशास्त्री होगा। ठीक है, ये किसने कहा था? जिसबर्ट ने कहा था। ये एक महान समाजशास्त्री थे, याद रखना। ठीक है, तो समाजशास्त्र का अतीत लंबा है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब से हमारा जीवन यानी मानव जीवन की जब से उत्पत्ति हुई तब से समाजशास्त्र का ज्ञान शुरू हो गया। यही तो बताया गया इसमें। ओके, अगली हेडिंग है समाजशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास। अभी हम लोग पढ़े थे समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है ना, समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास। ओके, एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था बाटो मोर। इनका कहना है कि लोगों ने हजारों वर्षों से उन समाजों और समूहों का अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वे रहते हैं, फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है। वास्तविकता तो यह है कि ज्ञान की एक व्यवस्थित शाखा के रूप में जिस समाजशास्त्र से हमारा परिचय कराया जाता है उसका जन्म 1838 में हुआ। जिस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं या जिसके विषय में हमको ज्ञान है, उसका जन्म, उसका उद्भव कब हुआ था? 1838 में। ये किसने कहा? बाटो मोर कह रहे हैं। इस समाजशास्त्र का जनक फ्रांस का एक सामाजिक विचारक अगस्त काम्ट था। यह पहला व्यक्ति था जो समाज के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना चाहता था। काम्ट के पूर्व विचारक प्रायः ये स्वीकार करते थे कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं,
जो समाज में घटनाएं घटित होती हैं वो अमूर्त होती हैं, अतः उनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं। यानी जो घटनाएं होती हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कमा रहा है ज़्यादा, कोई कम कमा रहा है, तो बताया जा रहा है कि ये एक अमूर्त घटना है जिसका कोई काउंटिंग संभव नहीं, यानी कोई गणना नहीं किया जा सकता, और जिसका गणना नहीं किया जा सकता उसका वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता, है ना। तो इनका कहना था कि ये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार संभव नहीं है। बट कांट का कहना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, जो नेचुरल घटनाएं होती हैं कुछ नियम पर ही तो होती हैं, बादल का कड़कना, बारिश होना, इसका एक रूल होता है, साइंटिफिक रूल होता है ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ये प्राकृतिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी प्रकार उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? अगस्त काम्ट कह रहे हैं। अगस्त काम्ट ने कहा कि जिस तरह से नेचुरल यानी जो प्रकृति घटनाएं होती हैं उनको एक निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, सेम उसी प्रकार जो समाज में घटनाएं होती हैं वो भी एक वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना अपना विचार है, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या इस बार पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, या आपको कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ए टीबी बाटोमोर, बी ऑप्शन है रॉबर्ट बीर स्टीड, सी ऑप्शन है जॉर्ज सिमल, डी ऑप्शन है टी वेवलेन। फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टीबी बाटोमोर, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? टीबी बाटोमोर को। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है भौगोलिक यूरोपीय समाज की, दूसरा ऑप्शन है बी सामंतवादी यूरोपीय समाज की, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन भारतीय समाज की, और ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन मिस्र के समाज की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामंतवादी यूरोपीय समाज की। ओके, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जागीरदारी व्यवस्था की विशेषता क्या है? सामंतवादी यूरोपीय समाज की। बी आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाजशास्त्र के जनक कौन है? बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले हमने जो समाजशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे उसमें भी कई बार हम इसको बता दिए हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए समाजशास्त्र के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है दुर्किम, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है कूले, या डी ऑप्शन है अगस्त काम्टे। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अगस्त काम्टे, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त काम्टे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने समाजशास्त्र को व्यवस्थित, सामान्य और ऐतिहासिक में बांटा है? 4 ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्किम, सोरोकिन, हाबहाउस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दुर्किम, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? हमने बताया था 4 ऑप्शन है एल एफ वार्ड, जॉर्ज सिमैल, ई एस बोगार्डस, या ए डब्ल्यू ग्रीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज सिमैल, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, ये किसने कहा था? जॉर्ज सिमैल। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? वैसे तो समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त काम्ट को कहा जाता है, बट भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन है एसी दुबे, बी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, सी ऑप्शन है राधा कमल, और डी ऑप्शन है एम एस गोरे। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? राधा कमल मुखर्जी को।
ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समाजशास्त्र की पहली पुस्तक है। इसको हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों। हमारे समाजशास्त्र सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। सोशियोलॉजी के बहुत सारे वीडियो हमने पूरा सिलेबस खत्म किया है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो समाजशास्त्र की पहली पुस्तक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल, सी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और डी ऑप्शन है सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये बताइए। तो समाजशास्त्र की जो पहली पुस्तक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्टडीज, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8वां है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी का परिचय। जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की प्रथम प्रश्न पत्र, उसके अंतर्गत यही है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का परिचय नामक कृति निम्न में से किस विद्वान की है। ये बताना है कि ये बुक किसने लिखा है। गिडेंस की, जिन्सबर्ग की, कार्ल मैनहीम की या बाटोमोर की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गिडेंस की। किसने लिखा है? गिडेंस। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी नामक कृति किसकी लिखी गई है? गिडेंस के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? गिडेंस के द्वारा। याद है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक कृति निम्न में से किस विद्वान की है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक कृति निम्न में से किस विद्वान की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन है समनर, स्पेंसर, टर्नर, बाटोमोर। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? स्पेंसर। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेंसर के द्वारा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नांकित में से किस विद्वान को दुर्बल और सर्वहारा वर्ग का मसीहा कहा जाता है? 4 ऑप्शन है कार्ल मार्क्स को, पैरेटो को, दुर्खिम को या कार्ल मैनहीम को। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान को दुर्बल और सर्वहारा वर्ग का मसीहा कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और हाँ, इसको पढ़ने के बाद आप नोट्स लिखने का प्रयास जरूर करें अपने मन से, ठीक है। जब वीडियो को 2-3 बार लगातार देखेंगे, 1 या 2 दिन छोड़ करके देखेंगे, लगातार अपने एग्जाम तक देखेंगे सभी वीडियो, उसके बाद एग्जाम के 1 महीना पहले आप आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। दोस्तों लो समझ लो यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना। इसमें बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाए जाते हैं। तो अपने दोस्तों को इस चैनल के विषय में जरूर बताइएगा, उनको शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ओके। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना फटाफट, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर कह रहा हूँ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।